WWE में ऐसा बहुत बार होता है कि कोई नया सुपरस्टार हमें देखने को मिलता है जिसके बारे में फैंस को कोई आइडिया नहीं होता कि ये इस मोमेंट पे डेब्यू करने वाला है। और आज की इस वीडियो में हम रैंक करेंगे हिस्ट्री के, यानी कि आज तक जितने कमाल के टॉप 10 डेब्यूज हमें देखने को मिले हैं उनको। तो गाइस कौन से डेब्यूज हैं जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका हमारी एक और टॉप 10 वीडियो के अंदर। और अगर आपको नहीं पता, आप चैनल पर नए हैं तो पूरी प्लेलिस्ट है हमारे पास टॉप 10 की, जिसमें अलग अलग टाइप की वीडियोस हैं और बहुत सारी नॉलेज भी छुपी हुई है। तो अगर आपको वो प्लेलिस्ट चेकआउट करनी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सी वीडियोस हैं, आपको बहुत मजा आएगा वो सारी देख के। लेकिन आज की इस वीडियो पे हम गोल रखने वाले हैं 2000 लाइक्स का, हमेशा की तरह से गाइज। और मैं चाहता हूँ कि कॉमेंट में आप लोग मुझे बताएं कि आपके टॉप 10 या टॉप 5 WWE डेब्यूज कौन से हैं, या फिर सबसे कमाल का डेब्यू जो कि आज तक आपने देखा आपको कौन सा लगा है। हम अपनी लिस्ट स्टार्ट करते हैं गाइज और नंबर 10 पे आते हैं AJ स्टाइल्स। अब स्टाइल्स एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिनको WWE से पहले ही बहुत अच्छी फेम मिल चुकी थी और एक काफी रिकॉग्नाइज्ड रेसलर थे अराउंड द वर्ल्ड। TNA, न्यू जापान, अलग अलग जगह पे इन्होंने परफॉर्म करा था और WWE के फैंस हमेशा से चाहते थे कि AJ स्टाइल्स एक ना एक बार हमें इस कंपनी में भी देखने को मिले। और ये बात है रॉयल रंबल 2016 की, जब WWE ने सबको शॉक कर दिया था। और आई डोंट थिंक कि किसी ने एक्सपेक्ट करा था कि हमें AJ स्टाइल्स देखने को मिल सकते हैं। और WWE की थिंकिंग भी काइंड ऑफ ऐसी थी कि हाँ, इस बंदे को हम एज अ मिड कार्ड सुपरस्टार लॉन्च करते हैं, देखते कैसे वो परफॉर्म करेगा। लेकिन जो रिस्पॉन्स AJ स्टाइल्स को मिला जब वो नंबर 3 पर आए और रोमन रेंस के वो चेहरे पे जो लुक थी, क्राउड ने उनको इतना बड़ा रिएक्शन दिया जिससे क्लियरली पता लग गया कि भाई AJ स्टाइल्स कोई छोटा मोटा सुपरस्टार नहीं है। और जिस पर्पज से WWE उनको अंदर लेके आई थी अपनी कंपनी में, उससे कई ज्यादा बड़ा पर्पज उन्होंने उनको सॉल्व कर दिया। तो कमाल का ये डेब्यू था और इस वजह से गाइस ये नंबर 10 पे है। नंबर 9 की हम बात करते हैं तो ये भी एक रॉयल रंबल में हुआ डेब्यू था जो इसके 2 साल बाद हुआ, यानी कि रॉयल रंबल 2018 में गाइस। और ये है रोंडा राउजी, जिनको बुलाया जाता था द बैडेस्ट वुमेन ऑन द प्लेनेट। अब कई सारे रूमर्स आ रहे थे और लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रोंडा राउजी आने वाली है इस पेपर व्यू के अंदर, और सब लोगों को लग रहा था कि शायद नंबर 30 तक बचा के रखा जाएगा रोंडा को और वहां पे वो एंट्री करेंगी और वो रॉयल रंबल का मैच जीतेंगी। लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता और आस्का ये रॉयल रंबल मैच जीत जाती हैं। और शार्लेट फ्लेयर, अलेक्सा ब्लिस जो उस समय रॉ और स्मैकडाउन की विमेंस चैंपियन थी, वो रिंग में आती हैं और सबको ऐसा लगता है शो खत्म हो गया, रोंडा राउजी नहीं आने वाली। और यहाँ पे स्टेफनी मैकमैन भी कमेंट्री पर थी और अचानक से गाइस बजता है म्यूजिक और सब लोग सोच रहे हैं कौन है, एंड शी वाज नन अदर देन रोंडा राउजी। अब अगर हम फीमेल सुपरस्टार्स की बात करें तो गाइस रोंडा ने एज अ फीमेल कंपेटिटर UFC में, यानी कि मिक्स मार्शल आर्ट में, शायद और किसी से भी ज़्यादा नाम कमाया है। और उनके आने से हम जानते हैं कि कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था विमेंस रोस्टर के ऊपर। और लोग जो है अगले 1 साल तक बिल्कुल विमेंस रोस्टर की स्टोरी लाइन्स को एंजॉय कर रहे थे और ये डेब्यू जो था वो वन ऑफ द बेस्ट था। नंबर 8 की हम बात करते हैं गाइस तो यहाँ पे नाम आता है बिल गोल्डबर्ग का, और उनका डेब्यू जो कि हमें देखने को मिला था ऑन रॉ मार्च 31st एपिसोड इन 2003। अब उस समय WCW जो है वो खत्म हो चुकी थी ऑब्वियसली, और यहाँ पे कई सारे उनके ऐसे टॉप सुपरस्टार्स थे जिनको WWE एक्वायर करने में अनसक्सेसफुल रही थी। लेकिन एक सुपरस्टार जो कि WWE लेकर आ पाई थी फाइनली, वो थे बिल गोल्डबर्ग। और इनको एक काफी बड़ा डेब्यू दिया गया था गाइस, क्योंकि नाइट आफ्टर रेसलमेनिया 19 में जब रॉक अपनी एप्रिसिएशन नाइट को सेलिब्रेट कर रहे थे, उन्होंने अपने प्रोमो में अनाउंस करा कि भाई देखो, अब क्राउड जो है वो मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देता और मैं हॉलीवुड को छोड़कर वापस आता हूँ WWE में, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता दूं कि ये मेरी आखिरी नाइट है और इसके बाद तुम्हें यहाँ पे मैं कभी भी देखने को नहीं मिलूंगा। और क्राउड जो है वो गोल्डबर्ग की चैंट्स कर रहा था और गोल्डबर्ग का जैसे ही म्यूजिक हिट होता है तो लोग बिल्कुल पागल हो जाते हैं। और गोल्डबर्ग यहाँ पे रॉक को इंटरप्ट करके रिंग के अंदर आते हैं और बेसिकली वो रॉक को कहते हैं यू आर नेक्स्ट, और उनको स्पीयर मारते हैं। और लोगों को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर उन्होंने क्या देखा, क्योंकि गोल्डबर्ग WCW के वन ऑफ द टॉप सुपरस्टार्स थे। और जबकि उनका करियर इसके बाद कुछ इतना भी खास नहीं रहा, लेकिन उनका ये डेब्यू अपने आप में काफी कमाल का था। नंबर 7 की हम बात करते हैं गाइस तो यहाँ पे नाम आता है जॉन सीना का, जिनका WWE डेब्यू अपने आप में आइकॉनिक है और ये हमें देखने को मिला था स्मैकडाउन के एपिसोड में ऑन जून 27, 2002। तो ये चीज स्पेशल इसलिए थी गाइस क्योंकि हमेशा जब WWE किसी अप एंड कमिंग सुपरस्टार को बड़े वे में लॉन्च करने की कोशिश करती है तो वो एक रिस्क रहता है, यानी कि या तो वो चीज काम करेगी या फिर वो काम नहीं करेगी। और जब जॉन सीना ने अपने डेब्यू में कर्ट एंगल को कन्फ्रंट
टर्न करके उनको पंच करा, वो एक परफेक्ट मोमेंट थी और क्राउड उसी समय से सीना में जो है वो इन्वेस्ट हो चुका था। और यहाँ पे जो है उनका मैच होता है कर्ट एंगल के साथ, और जबकि वो उसको जीतते नहीं है, क्लियरली सीना ने ये बात दिखा दी थी कि उनके अंदर बहुत सारा टैलेंट है और आने वाले सालों में वो एक बड़े स्टार बन सकते हैं। और गाइज अगर आपको नहीं पता तो मैं इस चैनल पे रूथलेस एग्रेशन एरा की सीरीज भी कवर कर रहा हूँ, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहाँ पे एक पूरा एपिसोड है जॉन सीना के ऊपर। तो अगर आपको यही चीज़ पूरी डिटेल में जाननी है, क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके बाद क्या हुआ, तो आप डेफिनेटली जाके उसको भी चेकआउट करें। हम आगे बढ़ते हैं नंबर 6 पे गाइज। तो यहाँ पे नाम आता है बिग शो का, जिनका WWE डेब्यू हमें देखने को मिला था एट सेंट वैलेंटाइंस डे मैसेकर इन योर हाउस पेपर व्यू इन 1999। अब बिग शो हमें ऐसा लगता है कि भाई कब से WWE में बहुत ज़्यादा टाइम उनको हो चुका है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो वो WCW में ऑलरेडी बहुत पॉपुलर स्टार थे और वहाँ पे उनका नाम था द जायंट। तो इस पेपर व्यू में हमें मैच देखने को मिल रहा होता है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन अगेंस्ट विंस मैकमैन। एक स्टील केज मैच था और मैच के बीच में एंडिंग में जब विंस की हालत बिल्कुल खराब हो गई थी, सर से खून निकल रहा था, ये बिग शो जो है वो रिंग के नीचे से निकल के आते हैं भाई और बिल्कुल ऐसे राइज करते हैं। इतना बड़ा इंसान, लोग पागल हो गए बिल्कुल देख के। और जबकि ये विंस की मदद करने की कोशिश करते हैं, ऑस्टिन को केज के थ्रू ही फेंक देते हैं और ऑस्टिन नीचे गिर जाते हैं बाहर जाके और इस मैच को जीत जाते हैं। तो बहुत बड़ा रिएक्शन था क्योंकि WWE में इससे पहले किसी ने ऐसा कुछ देखा नहीं था और पॉल वाइट जैसा कि मैंने कहा ऑलरेडी बहुत पॉपुलर भी थे WCW में, तो ये बहुत बड़ी मोमेंट थी और फैंस को बहुत मजा आया था। नंबर 5 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे नाम आता है द अंडरटेकर का। ऑब्वियसली उनका डेब्यू हुआ था सर्वाइवर सीरीज 1990 में। अब ये बात हम जानते हैं कि अंडरटेकर का कभी भी कोई सरप्राइज रिटर्न होता है तो फैंस देख के बहुत शॉक हो जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं, लेकिन इन जनरल भी उनकी एंट्रेंस ऐसी है जो कि कभी भी देखने को मिल जाए भाई एज अ रेसलिंग फैन मजा ही आता है। और उनका ये जो डेब्यू था ये भी कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल था क्योंकि उनको एज अ मिस्ट्री पार्टनर लाया गया था टेड डिबियासी की टीम में और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि आखिर ये अंडरटेकर है कौन। और लोग काफ़ी शॉक थे इस चीज़ को देख के कि भाई ये ऑलमोस्ट 7 फुट लंबा इंसान है, लिटरली डेड मैन वॉकिंग लग रहा है। और जबकि उनको ऐसा नहीं है कि बहुत कमाल का रिएक्शन मिल रहा था और लोग पागल हो गए थे, उनकी प्रेजेंस को देख के लोग स्टन्ड फील कर रहे थे। गूज बम्स वाली जो फीलिंग है वो अंडरटेकर ने अपने डेब्यू में दी थी और इसीलिए गाइस यहाँ पे लिस्ट में है। नंबर 4 की हम बात करते हैं गाइस, तो लिस्ट में नाम आता है एक और आइकॉन का जिनका नाम है स्टिंग और इनका WWE डेब्यू हमें देखने को मिला था एट सर्वाइवर सीरीज 2014। अब स्टिंग उनमें से एक ऐसे सुपरस्टार हैं जो कभी फैंस नहीं सोच रहे थे कि ये विंस मैकमैन के लिए काम करेंगे। मतलब ऐसा लगता था कि ये बंदा कभी भी WWE में नहीं आने वाला क्योंकि WCW स्टिंग के लिए एक बहुत ज़्यादा पर्सनली अटैच चीज़ थी और वो उसके काइंड ऑफ किंग बन गए थे एक पॉइंट पे। लेकिन गाइस सर्वाइवर सीरीज 2014 में ये चीज़ चेंज हुई जब ट्रिपल एच कोशिश करते हैं सेथ रॉलिंस को अपना सर्वाइवर सीरीज ट्रेडिशनल मैच जितवाने की और वो डॉल्फ जिगलर पर लगाते हैं पेडिग्री। सेथ का जो है वो हाथ रखते हैं जिगलर के ऊपर ताकि वो उन्हें पिन कर सकें। रेफरी को बुलाते हैं और उसके बाद एकदम से स्टिंग का एंट्रेंस म्यूजिक बजता है एंड आउट कम्स स्टिंग और क्राउड जो है इतना ज़्यादा मेंटल हो गया क्योंकि भाई किसी ने भी उस पॉइंट पे एक्सपेक्ट नहीं करा था कि आज इस शो में हमें स्टिंग देखने को मिलेगा। और वो आते हैं रिंग के अंदर और वो यहाँ पे ट्रिपल एच को लगाते हैं एक स्कॉर्पियन डेथ ड्रॉप और उसके बाद जिगलर का हाथ रखते हैं रॉलिंस के ऊपर और यहाँ पे जॉन सीना की टीम जीत जाती है और डॉल्फ जिगलर जो है वो सोल सर्वाइवर बनते हैं। वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट्स और इसलिए भी और ज़्यादा स्पेशल बनती है क्योंकि किसी ने कभी सोचा ही नहीं था कि स्टिंग WWE में आएंगे। नंबर 3 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे एक ऐसा डेब्यू आता है जो कि मॉडर्न रेसलिंग फैंस के लिए एक आइकॉनिक मोमेंट है और जो चीज़ वो कभी नहीं भुला पाएंगे एंड दैट इज द डेब्यू ऑफ द शील्ड। अब सर्वाइवर सीरीज 2012 में सेथ रॉलिंस, रोमन रेंज एंड डीन एम्ब्रोस ने अपना डेब्यू करा था और एक ट्रिपल थ्रेट मैच में इंटरफेयर करा था जॉन सीना, रायबैक, CM पंक और CM पंक की मदद करी थी टाइटल रिटेन करने के लिए। और यहाँ पे बेसिकली उन्होंने ये बात बता दी थी कि द शील्ड हैज अराइव्ड इन WWE और गाइज उस मोमेंट पे आई डोंट थिंक किसी ने कभी सोचा था कि ये तीनों बंदे ना ही सिर्फ एज अ फैक्शन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फैक्शंस बन जाएंगे ऑफ ऑल टाइम बल्कि इंडिविजुअली भी जो है वो कंपनी के फेस बन सकते हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो ये एक मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोमेंट भी है, लेकिन उस समय फैंस बिल्कुल सोचते रह गए थे कि आखिर हैं कौन और इसकी वजह से जो है मोमेंट बहुत स्पेशल है। नंबर 2 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे नाम आता है केन का जिनका डेब्यू हमें देखने को मिला था एट बैड ब्लड इन योर हाउस October 5, 1997।
अब इस स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा कमाल की थी, क्योंकि कुछ ना कुछ हमें आइडियाज़ मिल रहे थे कि अंडरटेकर का कोई भाई है जिसको उन्होंने जला दिया था या फिर वो किसी फायर के अंदर जल चुका था। और गाइस इस पेपर व्यू में हमें देखने को मिलता है कि अंडरटेकर और शॉन माइकल्स का हेल इन अ सेल मैच होता है, जो कि फर्स्ट एवर हेल इन अ सेल मैच था। और केन आ जाते हैं यहाँ पे विद पॉल बेरर, और ये वन ऑफ द स्पेशल मोमेंट्स इसलिए मानी जाती है क्योंकि ऐसा कुछ WWE फैंस ने पहले कभी देखा नहीं था। एक ऐसा मॉन्स्टर जो कि रिंग के अंदर आए और टर्न बकल्स में से फायर निकल रही है, और एक ऐसा इंसान जो कि अंडरटेकर को भी डरा दे। और ये चीज़ भी मैंने डिटेल में कवर करी है अपनी मंडे नाइट वॉर्स की सीरीज में, अगर आपको चेकआउट करना है आप वो कर सकते हैं गाइस। लेकिन उस समय पे जो मॉन्स्टर वाली फीलिंग और इतना कमाल का इंसान जो कि आता है और अंडरटेकर को ही टोमस्टोन लगा देता है, लोग बिल्कुल पागल हो गए थे। और वन ऑफ द बेस्ट डेब्यूज था पॉल बेरर की जो एक्टिंग थी, जो अंडरटेकर का रिएक्शंस थे, मतलब ओवरऑल दिस वाज फैंटास्टिक। और गाइस फाइनली नंबर 1 पे आता है एक ऐसा डेब्यू जो कि मेरे हिसाब से कभी भी कोई सरपास शायद ना कर पाए, एंड ही इज क्रिस जेरिको, जिनका डेब्यू हुआ था ऑन August 9, 1999 एपिसोड ऑफ मंडे नाइट रॉ। और ये भी जबकि WCW के सुपरस्टार थे, लेकिन उतने पॉपुलर नहीं थे जितने कि द जायंट बिग शो थे। और गाइस बहुत समय से WWE क्या कर रही थी कि रॉ पे एक काउंटडाउन दिखा रही थी कि मिलेनियम जो है वो चेंज होने वाला है, अब हम 2000 की शुरुआत करने वाले हैं, और जब ये काउंटडाउन खत्म होगा तो कुछ बहुत स्पेशल होने वाला है। और ये रुकता है रॉक के प्रोमो के बीच में, और ये गाइस जो स्पेशल चीज थी वो क्रिस जेरिको का डेब्यू था। अब सबसे कमाल की बात तो ये थी कि WWE ने इसको इतना ज्यादा हाइप करा तो लोग बहुत ज्यादा इसके लिए वेट कर रहे थे, लेकिन जेरिको ने इस पे 100% डिलीवर करा। और गाइस उस समय रॉक अपनी प्राइम में थे और कोई भी उनको आके इंटरप्ट करे तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टार बन जाता था। और बिल्कुल वही चीज जेरिको के साथ हुई, लोग बिल्कुल पागल हो गए उनको देख के कि ये WCW का सुपरस्टार है जो कि कमाल का रेसलर है, ये अब हमारी कंपनी में आ चुका है। और रॉक ने भी इतना ज्यादा स्पेशल जेरिको को यहाँ पे फील करवाया कि डेफिनेटली दिस इज द ग्रेटेस्ट डेब्यू। और अगर आप इसके पीछे से स्टोरी पूरी जानना चाहते हैं, एक बार फिर से मैं प्लग करूंगा मंडे नाइट वॉर्स की अपनी सीरीज, उसमें एक पूरा एपिसोड है क्रिस जेरिको के ऊपर, आप उसको देख सकते हैं गाइज, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, जैसे कि मैंने कहा अपने फेवरेट डेब्यूज आप कमेंट करना ना भूलें। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।